बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़ियात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल एक अपोजिट साइड पे जाने की कोशिश कर रही है, और वो साइड है पाकिस्तान के अवाम की ताकत। और पाकिस्तान के अवाम की ताकत इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ हो चुकी है, और पूरी दुनिया ये बात तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम एक फैसला कर चुके हैं, और उसके फैसले को बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मुकम्मल हर तरह की लाकानूनियत और हर तरह की ताकत, अंधी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक अटल फैसला कर चुके हैं, और उस अटल फैसले पर कायम दायम हैं, और इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी का, इलेक्शन डे का, पोलिंग डे का, कि वो दिन आए, बैलेट पेपर उनके सामने हो, और वो अपना जो इंतकाम है, अपना इंतकाम आईनी, कानूनी, जमहूरी तरीके से लें, और जो कुछ उनके साथ जुल्म और सितम हुआ 16-18 महीनों में, उसका हिसाब एक ही दिन ले लिया जाए, और वो है बैलेट पेपर पे, निशान पे, अपने पसंद के निशान पे मुहर लगा के, और उसके बाद जितनी भी इस दौरान बुलेट्स चली, उसका जवाब वो कहते हैं कि हम बैलेट के जरिए दे देंगे। ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ हकाइक, कुछ मुख्तलिफ किस्म के मनाजिर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 15-20 सियासी जमातें, वो सब की सब इस वक्त दौड़ रही हैं, इलेक्शन से भाग रही हैं, इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही हैं, और इसके बावजूद कि उनको पूरे के पूरे सिस्टम की सपोर्ट हासिल है, और तमाम बैसाखियां उनके आगे पीछे लगी हुई हैं, उनको कोई गिरने नहीं दे रहा, उनको हौसला दे रहा है, और कह रहा है कि जनाब जाएं मैदान में। लेकिन कोई भी मैदान में निकलने के लिए तैयार नहीं है, और कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चल रही, कोई जलसा नहीं हो रहा, कोई जुलूस नहीं निकाले जा रहे, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रही, कोई बैनर्स नहीं लग रहे, कोई बैनर्स और पोस्टर्स नहीं लग रहे, और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे। और ऐसे है कि जैसे सोग का आलम है। ये कोई इलेक्शन शेड्यूल नहीं है, बल्कि कोई खुदा न खास्ता कोई सियासी जनाजों का शेड्यूल है, जिसके मुताबिक वो कहा जाता है कि पहले कुल होंगे, उसके बाद 7वां होगा, फिर 10वां होगा, फिर 40वां होगा। ये इस तरह के माहौल बना हुआ है। सब अपने अपने घरों में दबक कर बैठे हैं, और जो निकलना चाहते हैं, और वो एक ही जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। जो निकलना चाहते हैं शेख रशीद साहब हैं, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। जो निकलना चाहते हैं वो हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। और जो निकलना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हैं, जुल्फकार मिर्जा हैं, उनको नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा। तो ये सारे का सारा बड़ा दिलचस्प खेल इस वक्त चल रहा है, और ताकत वर्सेस अवाम चल रहा है, और कुछ भी नहीं है। ताकत वर्सेस अवाम, ताकत वर्सेस कैदी, और ये सारे के सारे, और तमाम के तमाम वर्सेस एक कैदी, ये सारा खेल चल रहा है। तो अभी मौलाना फजल रहमान साहब का एक स्टेटमेंट है, और उन्होंने बाकायदा तौर पे वीडियो बयान कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, इंतखाबात कुछ दिन मुअख्खर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, और कोई हर्ज नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारी दरखास्त पर गौर करे, और इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरखास्त पर गौर करना शुरू भी कर दिया है। और DI खान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी। अब ये नया मसला खड़ा हो गया कि बजट नहीं दे सकती। इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन माहौल भी होना चाहिए। मौजूदा हालात में कैसे इलेक्शन मुहिम चलाएं? तो माहौल भी है, सब कुछ है, पाकिस्तान के अवाम भी हैं, इलेक्शन शेड्यूल भी आ चुका, कागजात नामजदगी भी दाखिल किए जाके मंजूर भी हो चुके, प्रोटोकॉल के साथ मंजूर हुए, मुखालिफिन के कागजात रिजेक्ट हो चुके, गिरफ्तारियां हो चुकी, मार धाड़, गिरफ्तारियां, चादर, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल, हर चीज़ पामाल हो चुकी। लेकिन वो कहते हैं इलेक्शन का माहौल नहीं है। इलेक्शन का माहौल इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम एक फैसला कर चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी कि गुज़श्ता रोज़ मैं घर पे था, लेकिन गोलियां गाड़ी पर लगी हुई हैं। फायरिंग का वाक़या अमन व अमान से मुतालिक सवाल उठा रहा है। टांक में भी JUI की क़यादत पर हमले हुए। हम कहते रहे हैं कि KPK और बलूचिस्तान में अमन व अमान मुतासर है। इलेक्शन कमिश्नर खुद कहते हैं कि 2 सूबों में सूरत हाल ख़राब है, लेकिन हल क्या है? कहते हैं दुआ गो हूँ। तो अब वो गारंटी मांग रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी अमन व अमान की, और उन्होंने बहुत ही खबरदार किया कि अगर मेरे एक भी कारकुन को कुछ हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होगा, चीफ जस्टिस जिम्मेदार होगा, तो ये जिम्मेदार होंगे। तो यही बात उस वक्त हुई जब
लाडले ने बाहर जाना था, टेम्पलेट्स गिरे हुए थे, तो उस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट में सवाल उठाया जा रहा था कि बताएं अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ, उनकी जिंदगी को कुछ हुआ तो कौन जमानत देगा। तो इमरान खान साहब और पूरी काबीना अब सर पकड़ कर बैठ गई कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है, और हजारों कैदी हैं इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में। तो कभी किसी कैदी ने आके, किसी सही याफ्ता शख्स ने आके ये नहीं कहा कि मुझे जिंदगी की जमानत दी जाए। तो बहरहाल वो एक दास्तान जो हुई फिर हुई, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे फिर सारी डील हो गई। जुबैर साहब बता चुके हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, कि किस तरीके से जनरल बाजवा साहब के ड्राइंग रूम में बैठ के 4 घंटे और 3 घंटे की नशिस्त हुई और उसमें सारे मामला तय हुए और मरीम साहिबा के लिए आसानियां पैदा हुई। वो सारी की सारी एक दास्तान है। अब वो बता तो चुके हैं लेकिन अब अपने बयानात से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि 3-4 साल में मईशत जमीन बोस हुई, मुल्क दिवालियापन के करीब था, हमने 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट होने से निकाला और अब फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि मई 2022 में किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, मुल्क का डिफॉल्ट नहीं था, महंगाई नहीं थी। ये जो महंगाई और डिफॉल्ट का खतरा, ये इसहाक डार साहब की हुकूमत का शाखसाना है और इसलिए वो सारी की सारी बातें अब आ रही हैं। मौलाना साहब कुछ और बातें कर रहे हैं, मौलाना साहब बिल्कुल उसके अपोजिट बातें कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब भी बता चुके हैं कि डार साहब ने क्या किया। तो वो सारे का सारा की जो खेल था वो खेला इसलिए किया था कि अगर हमने IMF के साथ मामला तय कर लिए तो कहीं मुल्क इलेक्शन की तरफ ना चला जाए। इलेक्शन को रोकना था और इलेक्शन को रोकने के लिए ही इतना कुछ किया गया। और पहले खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन रोका गया, पंजाब का रोका गया और उसमें इतनी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट को धमकाया गया, सब कुछ किया गया, अब फिर सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हों, चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब हों, चीफ जस्टिस जनाब गुलजार खान साहब हों, कोई भी चीफ जस्टिस हो या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हों, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। सिर्फ फर्क यह है कि अगर उनके मफादात को जद पहुंच रही है, उनके मफादात को नुकसान पहुंच रहे हैं, तो फिर वो कोई नहीं देखते, फिर नाम नहीं देखते, फिर जो भी चीफ जस्टिस आता है उसको गालम गलोच शुरू कर दी जाती है उसके खिलाफ, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ। फिर आर्मी चीफ का भी नहीं देखा जाता। आर्मी चीफ को भी जब देखते हैं कि कमजोर हो गया है तो फिर आर्मी चीफ पे भी हमलावर होते हैं। तो लिहाजा ये कह रहे हैं कि दिवालियापन के करीब था, हमने 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला, अब फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, लिहाजा अब फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इलेक्शन मुलतवी कर दें। और फिर कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बदएतमादी हम तोड़ेंगे, आलमी बिरादरी का इत्मीनान बहाल करना होगा, अफगानिस्तान का इस्तेकाम पाकिस्तान की जरूरत है। तो ये सब कुछ करने के लिए उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कर दें। तो इलेक्शन मुलतवी करने के लिए अब कौन से तरीके अख्तियार किए जाएंगे, कैसे तरीके अख्तियार किए जाएंगे, ये अभी, क्योंकि इलेक्शन मुलतवी करना क्यों चाहते हैं, ये इसके पीछे एक फिलॉसफी है, इसके पीछे एक साजिशी प्लान है, साजिशी एजेंडा है कि अभी फिलहाल इलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो इनके पल्ले कुछ नहीं है और इनको एक खतरा, एक खदशा सा लगा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब वापस आ जाएं और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने की उनको इजाजत मिल जाए। तो अगर मिल गई तो हमारा तो वैसे ही पहले ही कबाड़ा है, तो मजीद कबाड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ जी क्योंकि पैरेलल ये चल रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को मजीद मुकदमात में सजाएं हो जाएं। ये एक शेड्यूल सामने रखा हुआ है। इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज 6 मुकदमात और बुशरा बीबी का 1 मुकदमे का मामला, दरखास्त जमानतों का मामला था, ये साथ साथ चल रहा है। क्योंकि खबरें आगे जेल ट्रायल तो चल रहा है, वहां पे इलेक्शन कमीशन की भी अदालत लगती है, वहां पे एहतसाब अदालत भी लगती है, वहां पे सीक्रेट एक्ट वाली अदालत भी लगती है, वहां पे निकाह वाली अदालत भी लगती है, यानी कि पूरे का पूरा अडयाला जेल में इस वक्त सब पहुंचते हैं जी। दरखास्त जमानत पर समाअत ड्यूटी जज अहमद अरशद महमूद ने की। बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी, उमैर नियाजी, उस्मान गिल के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए जी और अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी और प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, तफ्तीशी अफसर अदालत पेश नहीं हुआ, ड्यूटी जज साहब ने बताया। और अदालत ने बुशरा बीबी की जाली रसीद केस में 16 जनवरी तक जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी कर दी और इमरान खान की 6 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी में 16 जनवरी तक तोसी कर दी गई। इस तरीके से उसके बाद एक कल और मुकदमा था और वो था जाली निकाह वाला, इद्दत वाला। उसको भी आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे खींचा जा रहा है और उसमें भी कोशिश की जा रही है कि जनाब उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन हो पा नहीं रहा। अब आते हैं जी एक और केस की तरफ और वो है ख़ास तौर पे हैरत होती है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, निगरान वज़ीर आज़म है, मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है।
اور بلوچستان سے تعلق ہے چیف جسٹس جناب قاضی فائزی صاحب کا۔ اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی تصدیق کی جاتی ہے، اور انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی پہلے تو کاکڑ صاحب نے کی۔ اب کاکڑ صاحب نہ 3 میں نہ 13 میں ہوتے کون ہیں، اور ان کو ایک بنا دیا گیا نگراں وزیر اعظم۔ نگراں وزیر اعظم وہ بن گئے، پرچی تھی ان کے پاس، اور اس کے بعد اب اس وقت ان کی مدت جو ہے وہ بھی غیر آئینی ہے، کیونکہ 90 دن سے زیادہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ، اور تازہ ترین فیصلہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنے تجاوز کر چکے ہیں آئینی مدت سے۔ پہلے تو کاکڑ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس پالیسی کو اور اس سٹیٹمنٹ کا مذاق اڑایا جو انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں ایک طے شدہ پالیسی انہوں نے کی، اور ابھی تک حالات وہی ہیں جو کہ تو ہیں، اس لیے ابھی پالیسی بھی وہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کچھ کہا، رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا، وہ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور ان کو ریاست نہیں مل رہی، لیکن کاکڑ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کا خوب مذاق اڑایا، تضحیک کی۔ اب لاپتہ افراد کا معاملہ ہو، اس میں بھی وہ اپنی ہی مظلوم بجائے اس کے کہ اس پہ زخم پہ مرہم رکھی جائے، اور اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہ اسی طرح کے ہوں، کچھ مقدمات میں ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن سب میں تو صحیح نہیں ہو سکتی، تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے اور ان کے ورثاء کو، ان کے گھر والوں کو بتایا جائے، تسلی و تشفی دی جائے، انصاف کی امید دلائی جائے۔ انہوں نے ان کو بھی رگڑ دیا، اور اس کے بعد پھر اگلا کام یہ ہوا کہ کل قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی، ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اسد طور صاحب بالکل ہمارے لیے قابل اعتماد ہمارے کولیگ ہیں، متی اللہ جان بھی ہیں، ان کو اٹھایا گیا، لیکن جنہوں نے اٹھایا تو کیا ان کے خلاف اس وقت قاضی فائز صاحب تھے، آنریبل جج تھے، کیا اس وقت کوئی چٹی وٹی لکھتی، کوئی لیٹر لکھ دیتے کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب اس کا آپ نوٹس لیں؟ تو بہرحال وہ ہمارے لیے سب کے سب قابل احترام ہے، کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کی فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے اس میں اب کوئی بھی رائٹ لیفٹ کوئی بھی نہیں رہا، مشرق والے بھی رگڑے گئے ہیں، مغرب والے بھی رگڑے گئے ہیں، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہے، تو سب کو احساس ہو گیا ہے کہ ہوتا کیا۔ بہرحال اب اس کے بعد کل ایک کیس تھا جی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنی ہے، 5 سال تاحیات نااہلی ختم کرنی ہے۔ تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی ہے، اگر اس زمانے میں قائد اعظم ہوتے وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتا، اور بڑے بڑے علماء روز آخرت کے حساب سے ڈرتے رہے ہیں، باتیں باقی ٹھیک ہیں، اور صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صادق اور امین جو ہے وہ لقب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آئین میں جو لکھا ہے صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، اور وہ سچ بولتا ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے سے اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے جھوٹ بولے گا تو وہ کیسے امور مملکت چلائے گا۔ اور جو امین ہے ایک وسیع معنوں میں لفظ ہے، امین امانت دار ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ خائن نہ ہو، وہ خیانت نہ کرتا ہو، ماضی میں اس نے کبھی اس طرح کی امانت میں خیانت نہ کی ہو، تو اس لیے اس لفظ کو لے کر ایک مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اس حد تک اڑایا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ خوبی بنے، اس کو گالی بنا دیا گیا ہے معذرت کے ساتھ۔ تو اس طرح کے جو شاعر اسلامی ہیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اس لیے جناب اس طرح کی باتیں کی گئیں جس کو بڑا محسوس کیا گیا۔ عمران ریاض خان جو کہ 140 دن پتہ نہیں کن مصیبتوں میں وہ رہ کر آئے، اور ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کاش چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہوں یا آنریبل ججز ہوں، وہ اس احساس کو ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور خاص طور پہ میں اپنے ان دوستوں کو بھی کہوں گا کہ 100 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ اس شخص کی دنیا اجڑ گئی، اور اس شخص کا پروفیشن تباہ کر دیا گیا، اس شخص کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے، اور اس کے بعد شہید ارشد شریف کو تو زندگی ہی ہار گئے، ان کو تو ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اب کینیا کی
جو میڈیا ٹیم ہے 1 سال بعد جو رپورٹ ہوئی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ اگر اقتدار اور اختیار دیتا ہے تو اس کو سنبھالنے کا موقع بھی دے، کیونکہ جو اقتدار اور اختیار حاصل کر کے صادق اور امین نہیں رہتا، وہ پھر سب سے بڑا وہ ہے اصل میں قابل گرفت شخص جو ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔